हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल सेल एंड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो जो रिवर्सिबल सेल है और इलेक्ट्रोड है उसकी थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसका जो सिंबल है वो है जी। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है। और एनर्जी चेंज की जब हम बात करेंगे तो डेल जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल जी। नॉर्मल कंडीशन में डेल जी कहेंगे और स्टैंडर्ड कंडीशन में कहेंगे डेल जी नॉट। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है डेल जी और डेल जी नॉट, उसको अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो देखिए, यहां पर रिलेशन दे रखा है डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पर सेल नहीं भी लिखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल के लिए, इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड के लिए। तो फॉर्मूला जो है डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, न्यूमेरिकल भी इस पे आ जाता है कई बार। तो डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, नॉर्मल है तो माइनस एन एफ ई और स्टैंडर्ड है तो डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, सेल के लिए होगा तो सेल नीचे मेंशन कर दिया यहाँ पर। ये फॉर्मूला हो गया किसका? गिब्स फ्री एनर्जी का। इसके बाद अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क जो हो रहा है वो किसके एक्सपेंस पे हो रहा है? गिब्स फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज हो रहा है उसके बेस पे क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है, उसके एक्सपेंस पे वर्क हो रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के बेस पे। तो यहां पर हमने क्या कहा, जो वर्क है वो है माइनस डेल जी। डब्ल्यू क्या है? माइनस डेल जी। इसका मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आ रही है उससे वर्क हो रहा है। तो डेल जी क्या था? माइनस एन एफ ई सेल। तो माइनस डेल जी क्या हो जाएगा? एन एफ ई सेल। बात समझ आ रही है? सिंपल सा है। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल जी इक्वल्स टू एन एफ ई सेल। अब अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी जो होती है वो आपको अगर ध्यान हो तो एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। नॉर्मल अगर हम बात करें तो हीट अपॉन टेम्परेचर आप मेंशन करते हो एंट्रोपी के लिए। तो अगर अपन यहां पर मेंशन करें, यहां पर अगर हम बात करें किसकी? चेंज इन एंट्रोपी की, तो आपको क्या ध्यान रखना है? एनर्जी अपॉन टेम्परेचर है। तो एनर्जी को अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें एक बार को, तो एनएफ है। तो एनएफ ऊपर आ गया, टेम्परेचर नीचे आ गया। अब यहां पर जो है एनएफ जो है वो हमने बाहर ले लिया और ई जो है वो अंदर आ गया, ई अपॉन टी, डेल ई बाई डेल टी। और यहाँ पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। अब थर्मोडायनिक्स में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो फिर थर्मोडायनिक्स डिटेल में बतानी पड़ेगी। थर्मोडायनिक्स में आप जब पढ़ोगे वहां पर आप देखना, थर्मोडायनिक्स में रिलेशन दे रखा है एंट्रोपी का गिब्स फ्री एनर्जी के बेस पे। मैक्सवेल रिलेशन आप देखना और ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, सीधी सी बात है। डेल एस इक्वल्स टू, अगर हम सिंपल समझने की कोशिश करें, हीट अपॉन टेम्परेचर होता है या एनर्जी अपॉन टेम्परेचर होता है, तो यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी ले ली तो ये हो जाएगा डेल एस इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी पी। ये आपके रिलेशन आ जाएगा किसका? एंट्रोपी का। डेल एस इक्वल्स टू एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी पी। अब ये जो डेल ई अपॉन डेल टी पी है इसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और स्पेशल केस में जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? डेल एस इक्वल्स टू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेल एस इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी पी। ये आपके फॉर्मूला आ जाएगा। ये एग्जाम में पूछ रखे सारे के सारे फॉर्मूले, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ टॉपिक अगर हम सिलेबस को लाइन टू लाइन पढ़े तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारी चीजें मेंशन हो लाइन टू लाइन। हाँ, जो चीज मेंशन है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेंशन नहीं होती लेकिन क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थर्मोडायनिक्स में। थर्मोडायनिक्स में जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो थर्मोकेमिस्ट्री का कहीं नाम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ रखे हैं भरपूर। तो यहाँ पर आपके डेल एस इक्वल्स टू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? डेल ई बाई डेल टी पी। अब आगे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ द सेल, या हम इसको थर्मोडायनिक्स एफिशिएंसी ऑफ द सेल कह सकते हैं। अब ऊपर ही हेडिंग लिखा हुआ है थर्मोडायनिक्स, तो अलग से मेंशन नहीं करा। एफिशिएंसी ऑफ द सेल, इस पे आरपीसी ने स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन पूछ रखा है और दूसरे एग्जाम में भी पूछ रखा है, तो कम से कम 2-3 बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी ऑफ द सेल। सेल की अगर हमको एफिशिएंसी बतानी तो कैसे बताएंगे? तो एफिशिएंसी क्या है? डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100%। अगर परसेंटेज में पूछी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सिंपल पूछी है तो डेल जी अपॉन डेल एच। ये आपकी क्या है? एफिशिएंसी है किसकी? सेल की। डेल जी अपॉन डेल एच। अब बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, जो फॉर्मूले दे रखे हैं उसको याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100%। अगर परसेंटेज में नहीं है तो सिंपल डेल जी अपॉन डेल एच। अब अगर हम बात करें स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल की, कि भाई जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। अब इसको आप ऐसे समझो कि एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो आप बाहर से करंट दे रहे हो, अपने आप तो वैसी रिएक्शन नहीं हो रही।
तो यहाँ पर बेसिकली हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। डेनियल सेल का मतलब गैल्वेनिक सेल, सॉरी गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, रिएक्शन होती है, उससे करंट प्रोड्यूस होता है। अब रिएक्शन अपने आप हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः रिएक्शन हो रही है। तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कि अगर हम सेल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, तो सेल में रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, सेल वर्क करेगा नहीं करेगा, वो उसकी स्पॉन्टेनिटी पे डिपेंड करेगा। अब स्पॉन्टेनिटी क्या है, अब इसको आप थर्मोडायनेमिक्स से देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स में जो स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया वो है डेल जी। बेसिक क्राइटेरिया जो है वो क्या है, डेल जी, गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज। अगर डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहां पर भी हमने क्या देखा, सेम चीज रख दी। प्रोसेस जो है तीन कैटेगरी बना दी। स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन तो जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था वो सेम चीज है। डेल जी के बेस पे बात करते हैं, एक बार बाकी को छोड़ देते हैं। तो डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी जीरो है तो इक्विलिब्रियम। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। इसमें पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो सेम चीज फॉलो हो रही है। अब क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया डेल जी और ई का, क्या पढ़ लिया, डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, मतलब डेल जी का साइन और ई का साइन अपोजिट है। क्यों, क्योंकि एन तो पॉजिटिव होगा और एफ पॉजिटिव होगा, तो जी का, डेल जी का और ई का साइन अपोजिट है। तो अगर डेल जी नेगेटिव है तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ई क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब ई पॉजिटिव होगा तब जाके डेल जी नेगेटिव होगा, और ई नेगेटिव होगा तो डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो डेल जी के साइन है उसका अपोजिट साइन रखना है। डेल जी नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल जी पॉजिटिव है तो ई नेगेटिव होना चाहिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, और जीरो तो जीरो ही है फिर। इसका मतलब साइन अपोजिट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, साइन अपोजिट चल रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कि अगर ई की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल जी नेगेटिव है, ई की वैल्यू जीरो है तो डेल जी भी जीरो है, और ई की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, डेल जी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो तो डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अगर हम ई के रेफरेंस में बात करें तो ई अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ई अगर नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ई जीरो है तो फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़ रखा है डेल जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो आपने क्या पढ़ रखा है, माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये आपने पढ़ रखा है। और माइनस डेल जी नॉट किसके बराबर है, एन एफ ई नॉट के बराबर है। तो जब आप इसको कोरिलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एल एन के इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी। अब देखिए यहाँ पर हम ई नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन निकाले, इसलिए हमने डेल जी नॉट हटा दिया। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है आपने थर्मोडायनेमिक्स में, माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है। इस पे आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। तो सेम टू सेम आपके यहाँ पर भी आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर डेल जी की जगह क्या आ गया, ई आ गया, ई नॉट आ गया। तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा है माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ये थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रखा है। और अभी हमने पढ़ा माइनस डेल जी नॉट इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी। अब एल एन के को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 लॉग के। तो ये मैंने 2.303 लॉग के लिखा, और ये लिखा एन एफ ई नॉट अपॉन आर टी, और ये 2.303 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली लॉग के क्या आ गया, एन एफ ई नॉट अपॉन 2.303 आर टी। इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब होता क्या है कि डेरिवेशन तो हम करते ही हैं, वो हमें आनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो बार बार डेरिवेशन करने थोड़ा ना बैठेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस पे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है, अब कोई स्टूडेंट बोले सर ये समझ में नहीं आया, अब इसमें समझने का क्या है, फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम नहीं करते तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये कि जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं उस पर अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो वो कोई क्वेश्चन नहीं माना जाता। मतलब कहने का मतलब वो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल आपने वैल्यू पुट करी और सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन माना जाता है। तो ये आपके दे रखा है लॉग के इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट अपॉन 2.303 आर टी, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का सेल पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब सेल पोटेंशियल जो है, सेल का पोटेंशियल वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर। अब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का मतलब हमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, मेटल मेटल आयन पढ़ लिया, उसके बाद हमने गैस वाला पढ़ लिया, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट पढ़ लिया। तो वहां पर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, खासकर मैंने बताया था एक आयन जो होता है रिवर्सिबल होता है, तो वहां पर आपके जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की, उस पर सेल पोटेंशियल कैसे डिपेंड कर रहा है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पे भी इफेक्ट पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ता है तभी तो सेल पे पड़ता है, क्योंकि सेल पोटेंशियल आता कहाँ से, इलेक्ट्रोड से तो आता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे भी फर्क पड़ता है और सेल के पोटेंशियल पे भी फर्क पड़ता है। उसको हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है
कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है उस पे सेल पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। ये आपके नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन इसको बताती है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कोई रिएक्शन ले ली इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, ये ली ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ये हमने ले ली। अब ये कह रहा है वी नो दैट, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। अब ये आप चाहते तो तीनों प्लस में भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला कोरिलेट करना है, इसलिए हमने तीनों माइनस में ले लिए। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्यू क्या है, यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट क्या है, देखिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखने में एक जैसा लिखेगा। क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हालांकि जो रिएक्शन कोशेंट है वो पावर में आ जाता है। ऐसे क्यू जो है वो क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। दोनों का फॉर्मूला देखने में सेम लगेगा, रिएक्शन कोशेंट का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब सामने स्थापित हो चुका है, मतलब वो फिक्स है वैल्यू। लेकिन रिएक्शन कोशेंट जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, लेकिन कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि भाई इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइम पर है। तो क्यू की वैल्यू वेरी कर सकती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है फिक्स है, इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद तो वो फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है, कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो हमने क्या कहा, डेल जी इक्वल्स टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, मैंने सबको माइनस में ले लिया, माइनस डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। अब माइनस में क्यों लिया, क्योंकि डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ही होता है, तो बाद में माइनस करता तो मैंने पहले माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं सिंपल डेल जी लेता तो माइनस एन एफ ही आता, मैंने माइनस ले लिया पहले ही तो प्लस में आ गया, प्लस एन एफ ही इक्वल्स टू प्लस एन एफ ही नॉट। अब ये माइनस में आपके ये रह गया। अगर मैं सिंपल तीनों प्लस में लेता तो ये दोनों माइनस में आते, ये प्लस में आता, फिर मैं वापस से साइन चेंज करता, इसलिए पहले साइन चेंज हो गए। एन एफ इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। साथ में ध्यान क्या रखना है कि ये जो क्वोशिएंट है ये पावर में आ जाते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है वो सिंपल रिएक्शन होती है। क्या होती है, सिंपल रिएक्शन, इसलिए जो रिएक्शन क्वोशिएंट है वो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है और ये पावर में आ जाता है। क्या ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो सिंपल रिएक्शन होती है, तो वो आपके जो रिएक्शन क्वोशिएंट है वो कंसंट्रेशन की पावर में आ जाएंगे, ठीक है। तो एन एफ इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट माइनस आर टी एल एन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो याद ऐसे ही रखना है, सी डी अपॉन सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। इसका मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप से। अब आगे चलें अगर, तो आगे चलने पे क्या हुआ, एन एफ जो है मैंने पूरी इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड कर दिया, तो एन एफ से डिवाइड करा तो ये एन एफ कट गया तो ये ई रह गया, एन एफ कट गया तो ये ई नॉट रह गया माइनस। अब ये आर टी तो एज इट इज है और एन एफ को डिवाइड करा तो एन एफ आ गया और साथ में एल एन को मैंने कन्वर्ट करा लॉग में तो ये 2.303 आ गया। तो क्या आ गया, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ये जो डिवाइड करा ये आ गया। साथ में क्या बच गया, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आर आपके कांस्टेंट है, एफ आपके कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडे, इनकी वैल्यू फिक्स है। टी जो है वो हमने यहाँ पर ले रखा है, टी जो ले रखा है आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है, इसको आपको केल्विन में वैल्यू पुट करनी है। हमेशा फॉर्मूलों में जब भी टेम्परेचर की वैल्यू पुट होगी केल्विन में होगी। तो अब आपके क्या है, हमने एक फिक्स वैल्यू ले ली, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन क्या ले ली कि टेम्परेचर 25 डिग्री लिया है, क्या लिया है, 25 डिग्री लिया है। तो 25 डिग्री लेने पर क्या होगा, तो टेम्परेचर जब आपने 25 ले लिया मतलब 273 ऐड कर लीजिए, 298 केल्विन ले लिया। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यू जो है आप, क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि आपके जो कैलकुलेशन का पार्ट है जहां तक कॉमन चल रहा है वहां तक हमने पहले लिख लिया, वो आपके फॉर्मूला कहलाता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं अगर फॉर्मूला यहीं तक याद रखता तो मुझे क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल आता मैं आर की वैल्यू रखता, फिर एफ की वैल्यू रखता, फिर टी की वैल्यू रखता, उसको सॉल्व करता, तो बार बार मुझे क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या करा, पहले ही सॉल्व कर लिया, आर की वैल्यू रखी, टी की वैल्यू क्या रखी 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन। एन जो है वो डिपेंड करेगा रिएक्शन पर कि भाई रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहे हैं, एन वो बता रहा है, और एफ फैराडे कांस्टेंट है। तो ये जितने कांस्टेंट है सारी वैल्यू मैंने पुट करी और सॉल्व कर लिया। क्या वैल्यू आएगी, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्योंकि फिक्स नहीं है रिएक्शन पर डिपेंड करेगा, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो फाइनली आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे और ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। बात समझ आ रही है। तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब कई बार क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ऑप्शन अगर दूर दूर है तो जरूरी नहीं कि आपको 0.0591 ही लेना, आप 0.06 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ में सॉल्व करने के लिए।
तो कई बार क्या होता है कि आपको वैल्यू इस टाइप से देगा कि भाई ये इससे सॉल्व हो जाए आसानी से, कई बार इससे सॉल्व नहीं होगा तो आप राउंड ऑफ में 0.06 भी ले सकते हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, टाइम कम लगे। वो कब? जब ऑप्शन दूर दूर हो, हालांकि इतने पास में ऑप्शन नहीं देता है। तो ये आपके फाइनली क्या आ गई? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन पे आरपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए, जैसे हमने सेल की बात करी, वैसे सेम टू सेम नर्स्ट इक्वेशन हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखिए, फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था अभी सेल के लिए, सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। बस मेन क्या है कि अभी हमने जब सेल के लिए लिखा तो हमने एक कॉमन रिएक्शन मान ली, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी टी, इस टाइप से हमने लिखी और हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब जब हम इलेक्ट्रोड की बात करें तो हम एक कॉमन रिएक्शन ना लेके अलग अलग स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब सेल के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी होगी तो वहां पर भी आपको पर्टिकुलर सेल का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वो कॉमन लिया है। बात समझ आ रही है? जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो एज ए मान लीजिए डीनियल सेल कह दिया, तो फिर आपको डीनियल सेल की सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रोड्स की। तो यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रोड ले लिए, जैसे कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 इलेक्ट्रोड पढ़ाए थे, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, उसके बाद गैस इलेक्ट्रोड, गैस में मैंने हाइड्रोजन बताया था, और मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो ये आपके तीनों हमने ले लिए यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन के लिए। वो मैंने वहां पर आपको इसीलिए पढ़ाए थे कि जब नर्स्ट इक्वेशन पढ़े तो आपके पढ़े हुए होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड के लिए हमने जो रिएक्शन लिखी है वो क्या लिखी है? मेटल आयन है जिसपे N+ चार्ज मान लिया मैंने, और ये N इलेक्ट्रॉन कर दिया। वहां पर हमने Z लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको समझ में आना चाहिए। M की जो पावर है या जो चार्ज है वो है N+, तो N+ इलेक्ट्रॉन देंगे तो मेटल बना लेगा सॉलिड फॉर्म में। अब जो आप नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो जैसे आपने सेल के लिए लिखी, सेम टू सेम आपके इलेक्ट्रोड के लिए आ जाएगा। तो ये आपके EL लिख दिया, EL का मतलब इलेक्ट्रोड है। CEL सेल लिख दूंगा तो सेल के लिए हो जाएगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा तो जो दे रखा है उसके लिए मान लिया जाएगा। ठीक है? E इक्वल्स टू E0, अब मैं EL नहीं बोल रहा, सिंपल E बोल रहा हूँ। E इक्वल्स टू E0 माइनस जो भी हमने पढ़ा 0.0591 अपॉन N, किसके लिए है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इस रिएक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे प्रोडक्ट तो ये आएगा मेटल सॉलिड में, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने नहीं लिखा है। अपॉन रिएक्टेंट क्या हो गया? Mn+, ये हो गया। अब ये N कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या लिखना था? Ms अपॉन Mn+। अब होता क्या है, Ms जो है मतलब मेटल है सॉलिड फॉर्म में। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकली बोलते बोलते बताया था, वापस से बताता हूँ। अगर कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में तो उसकी एक्टिविटी 1 होती है, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर Ms नहीं लिखा, Ms लिख भी देता तो फिर एक स्टेप में और मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ता जिसमें मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता। ठीक है? तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। इसका मतलब मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में उसकी एक्टिविटी 1 है। अब ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको ध्यान के रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है निम्न में से सही इक्वेशन कौन सी है, नर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी प्रॉब्लम क्या, हम रटे हुए रहते हैं कि हमने रट रखा है E इक्वल टू E0 माइनस 0.5091 अपॉन N, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हमने रट लिया। अब हमने क्या रट लिया कि माइनस आना चाहिए, और हो सकता है एग्जाम में माइनस वाला ऑप्शन गलत हो जाए, प्लस वाला सही हो जाए। फिर आप सोचोगे ये क्या हो गया, हमने तो माइनस वाला याद किया था। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर लॉग आ रखा है। तो जैसे लॉग में आपके 1 अपॉन ये है, अगर आप इसको जो लॉग के आगे टर्म है उसको रिवर्स कर दो, मतलब ऊपर वाली नीचे कर दो, नीचे वाली ऊपर कर दो, तो साइन चेंज हो जाएगा लॉग का। तो ये अभी 1 अपॉन Mn+ है। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो जैसे उल्टा कर दिया, अब ये कुछ होता तो ये नीचे आ जाता और ये ऊपर आ जाता। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो नीचे 1 आ गया, तो ये ऊपर आ गया तो साइन चेंज हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पे। फिर वहां पर आप ये मत बोलना सही तो समझ में नहीं आया। अब आपको थ्योरी में समझा रहा हूँ कि लॉग की जो वैल्यू है उसको रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। E इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू E0, E इक्वल्स टू E0 प्लस 0.5091 अपॉन N, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉमन ले रखा है, कौन सा मेटल है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो मैंने नहीं लिया, इसलिए N छोड़ दिया है। इसलिए क्या कर दिया, N छोड़ दिया। अगर कोई स्पेसिफिक मेटल होगा तो N की जो भी वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिखोगे। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला? अब देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या, हमको लगता है हमेशा न्यूमेरिकली पूछे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो एक तरह से न्यूमेरिकल ही हो गया वो। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट तो पूरा काम में आ रहा है। अब कैसे कंसेप्ट काम में आ रहा है? ये फाइनली फॉर्मूला आ गया लास्ट वाला, प्लस वाला। क्या फॉर्मूला है? अगर मैं M मतलब जो मेटल आयन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? सीधी सीधी सी बात ये कि अगर ये बढ़ाऊंगा तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगा। ये रीजनिंग होती है, इसको रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनिंग। इसका मतलब क्या हुआ
कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में अगर आप मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल बढ़ेगी। ये रीजनिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखना, ये रिएक्शन रिडक्शन फॉर्म में है। किस फॉर्म में? रिडक्शन फॉर्म में। तो ये जितने भी फॉर्मूले हम ले रहे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में ले रहे हैं। किस सेंस में ले रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोड रिडक्शन के काम में आ रहा है तो ये है, अगर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर रिएक्शन चेंज हो गई। इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा दिमाग खुला रखना, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे शीट के तो आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि क्या क्वेश्चन पूछ सके, कैसे पूछ सके, कैसे सॉल्व करना है, वो सब आ जाएगा आपको प्रैक्टिस से। ये आपके आ गया। तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना कि ये माइनस है कब? जब ये नीचे आ रहा है, इसको वो ऊपर ले गया, ये प्लस आ गया। तो अगर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आगे आ जाएगा आपके। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया हमने? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल कौन सा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था तो उसकी हाफ सेल रिएक्शन क्या है? H+ जो कि एक्वस फॉर्म में, जो कि एसिड हम लेते हैं। अब जरूरी नहीं है कि H+ लिखा हो, एसिड दे देगा कोई सा भी। तो एसिड एक्वस फॉर्म में प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस। क्लियर? अब इसको जब मैं लिखूंगा तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N। N क्या आ गया यहाँ पर? 1। तो वो लिखा नहीं इसने, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन है कि हाइड्रोजन देगा नहीं तो और कुछ और दे तो बात अलग है। हाइड्रोजन की इसने जो गैस का प्रेशर है वो 1 दे रखा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर प्रेशर वो चेंज कर दे एक की जगह तो फिर हाइड्रोजन यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमेशा सॉलिड की तो 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, चेंज भी कर सकता है। तो आप चाहो तो लिख लेना। बेसिकली हम H+ के सेंस में बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर अगर 1 है तो हट जाएगा, नहीं है तो रखा रहेगा। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या करा, नीचे से ऊपर कर दिया। तो E इक्वल टू E0 प्लस 0.0591 लॉग H+, ये आ गया। अब होता क्या है कि जो pH होता है, ये ब्रैकेट में या नीचे लिख देता हूँ, pH इक्वल टू माइनस लॉग H+, ये होता है। pH जो होता है माइनस लॉग H+ होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप चाहो तो लॉग H+ का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस pH। तो ये log H+ की जगह मैंने माइनस pH लिखा तो वापस से माइनस आ गया। तो फाइनली क्या आ गया? E इलेक्ट्रोड इक्वल टू माइनस 0.0591 pH। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ गया? तो हाइड्रोजन के जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसको लेते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूं ना कि ये कंसंट्रेशन चेंज करने से सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ध्यान ये रखना ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमने पहले स्टैंडर्ड कंडीशन बांध रखी है कि भाई इतना कंसंट्रेशन होगा, इतना प्रेशर होगा, इतना टेम्परेचर होगा, वो हमने स्टैंडर्ड पहले फिक्स कर रखा है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से सेल का पोटेंशियल चेंज होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होता है, लेकिन स्टैंडर्ड पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। ये दिमाग में क्लियर रखना। ठीक है, क्वेश्चन जब पूछे लैंग्वेज ढंग से पढ़नी है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है, आगे और पढ़ लेंगे। तो फाइनली क्या हो गया? ई इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू माइनस 0.0591 pH। अब एग्जाम में pH पे भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कहेगा कि भाई कंसंट्रेशन इतनी, बताओ pH कितनी होगी, या pH इतनी है तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो फिर ये फॉर्मूले काम आ जाएंगे आपके। बात समझ आ रही है? तो ये आपके H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, pH दे रखी है, जो भी दे रहेगा उससे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब ये तो फिर भी थोड़े बहुत इजी थे, क्योंकि रिएक्शन देखने में सिंपल लग रही है कि हाँ ठीक है हमने कर ली, क्योंकि आपने क्या करा, मेटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े, मेटल सॉलिड बन गया। हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन जोड़े, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोड की क्या होगी? पोटेंशियल बढ़ेगा। अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है रीजनिंग के लिए। pH अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि pH बढ़ने का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होना होता है। अब आगे कैलोमेल इलेक्ट्रोड पे। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कोरोसिव सॉल्वेंट का, अभी तक आंसर नहीं आया है। आप अगर आंसर नहीं देंगे कमेंट में, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। फिर बाद में बोलना सर वीडियो तो बनाया नहीं आपने। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि मैं मेहनत करूँ, आप तो कोई मेहनत करो ही नहीं, ना तो आप टाइम पे वीडियो देखते हो ना फिर आप कमेंट करते हो। तो फिर मैं सोचता हूँ वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ। ठीक है, फिर मत बाद में बोलना कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया, आपने तो कहा था पूरा कोर्स कराऊंगा। तो पूरा कोर्स तो तब कराऊं ना जब आप देखें वीडियो और उस पर कमेंट करें। अब ना तो आप ढंग से देखते हैं टाइम पे, ना आप कमेंट करते हैं, तो फिर आप बाद में मुझे शिकायत मत करना। बात समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं वीडियो कंटिन्यू बना रहे
तो टाइम से वीडियो देखिए, टाइम से कमेंट करिए, तब जाके आपका कोर्स पूरा होगा, तब जाके कुछ रिजल्ट मिलेगा, वरना तो बैठे रहना फिर। ठीक है, चलिए। Hg2Cl2 कैलोमेल, कैलोमेल जो है सॉलिड फॉर्म में है। ये आपके क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है मेटल का। +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो Hg +1 में है और 2 Hg है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, ये 2 Hg बन गया। साथ में जो Cl था एज इट इज Cl- रह गए 2। अब जब मैं इसकी सेल रिएक्शन लिखूंगा, हाफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सेल तो नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखूंगा, हाफ सेल रिएक्शन लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, E = E0 - 0.0591 अपॉन n। n क्या है यहाँ पर 2, तो ये 2 आ गया। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पर मैंने एक बार सारे लिख दिए एक बार को, तो प्रोडक्ट क्या है, Hg जो भी आ गया पावर में आ गया, Hg की पावर 2, Cl- की पावर 2, ये आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, Hg2Cl2। अब यहाँ पर क्या है कि Hg जो है लिक्विड है लेकिन प्योर फॉर्म में है, और ये सॉलिड है, तो सॉलिड क्योंकि प्योर फॉर्म में होता है, और अगर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो वो भी प्योर फॉर्म है। सेल सॉल्यूशन नहीं करा, एक्वा सॉल्यूशन नहीं करा, प्योर लिक्विड है। तो अगर कोई कंपाउंड प्योर फॉर्म में होता है, उसकी एक्टिविटी 1 होती है, तो इसकी भी 1 हो गई और इसकी भी 1 हो गई, दोनों हट गए, Cl बच गया। अब Cl क्या है, इसकी जो पावर थी वो आगे चल गई मल्टीप्लाई में, तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, E इलेक्ट्रोड = E0 इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 लॉग Cl-। अब ये आपके फाइनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, कैलोमेल इलेक्ट्रोड के लिए। अब रीजनिंग पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो क्या करेगा, Cl- की कंसंट्रेशन देगा 4, फिर कहेगा कि इन चारों में से कौन से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। आप सोचेंगे कि ये क्या पूछ लिया। अब जरूरी नहीं है Cl- दे, वो KCl की कंसंट्रेशन दे सकता है। क्यों, क्योंकि Cl- आया कहां से, KCl से। ऐसे H+ कहां से आएगा, HCl दे देगा। तो वो आरपीएस ने क्वेश्चन पूछ रखा है, उसने क्या कर रखा है, KCl की कंसंट्रेशन दे रही है 4, इन चारों कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी जितनी Cl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जिस ऑप्शन में सबसे कम Cl- की कंसंट्रेशन हो या सबसे कम KCl की कंसंट्रेशन हो, उसका इलेक्ट्रोड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब अगर एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात की जाए तो वो कितना होगा या वो क्या आएगा, उसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि देखा ये गया है कि अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमको सेल ही लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम सेल लेने के बाद अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड को कंसिडर करें तो उसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इसको अगर हम बात करें, डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is in contact with its own ions in solution is called electrode potential। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है कितनी ज्यादा है, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। कि भाई इलेक्ट्रोड जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा वो देने की टेंडेंसी रखता है, कितने ज्यादा लेने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे हैं। वापस एक बार पढ़ देता हूं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां पर अगर हम आगे बात करें, इफ इलेक्ट्रोड लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स इट्स पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहां पर होता क्या है कि अकेला इलेक्ट्रोड जो है ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या ग्रहण करेगा वो डिपेंड करता है सामने वाले इलेक्ट्रोड पे। बात समझ आ रही, जब हम सेल बनाते हैं तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस ले लेते हैं, आगे और डिस्कस करेंगे कि सेल बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस ले लेते हैं, जो कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एज ए रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो उसको हमने पोटेंशियल 0 मान लिया है, तो उसको 0 मानने के बाद जो भी पोटेंशियल आता है वो दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इफ इलेक्ट्रोड लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स इट्स पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट्स पोटेंशियल इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसका जो पोटेंशियल कहला रहा है वो क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका पोटेंशियल जो वो क्या कहला रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कि दोनों जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज का मतलब क्या, नीचे दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, जो कि नॉर्मली हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट।
अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या कहला रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन उसको अगर मैं रिडक्शन के सेंस में लिखूंगा तो फिर वो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो मैं कन्वर्ट करूंगा रिडक्शन में, तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं बड़ा बड़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ ली, छोटी छोटी चीजें छोड़ दी। अच्छा एग्जाम वही होता है जिसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। फिर वो छोटी छोटी चीजें क्या होता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दी तो वो गलत हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान देना है हर चीजों का। आगे दे रखा है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई टीम है, मान लो क्रिकेट की अगर हम बात करें कि कोई टीम है, अब वो टीम स्ट्रांग है या वीक है, तो अकेली टीम को हम कह नहीं सकते कि वो स्ट्रांग है या वीक है, सामने कौन सी टीम है उससे कंपेयर करके बताएंगे हम। समझ आ रही बात। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश की टीम है, वो अकेली टीम अगर मैंने कही तो आप कैसे कह सकते हो कि वो स्ट्रांग है वीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इंडिया के कंपैरिजन में, तो आप कहोगे कि वीक टीम है। लेकिन अगर मैं स्कॉटलैंड या नीदरलैंड इस टाइप से कोई टीम ले लूँ तो फिर आप कहोगे हाँ उनकी तुलना में तो ठीक ठाक टीम है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी इलेक्ट्रोड जो है वो आपके उसका पोटेंशियल क्या है वो अकेला आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अकेला पोटेंशियल रिएक्शन ही नहीं करेगा। जब तक सेल कंप्लीट नहीं होगा रिएक्शन ही नहीं होगी। तो सेल आपने बना दिया और सेल बनाने के बाद फिर आप सेल का पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको एक रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा कि भाई ये हमने रेफरेंस ले लिया, इससे कंपेयर अब हम करेंगे कि भाई इसके कंपेरिजन में पोटेंशियल क्या आ रहा है। तो वहां पर हमने रेफरेंस जो लिया वो लिया शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये प्राइमरी रेफरेंस है। प्राइमरी रेफरेंस का अंदर सबसे मेन रेफरेंस जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, इसी के बेस मान के सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकाले। तो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। क्या है, रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स में लेते हैं ना रेफरेंस, कि भाई कौन कितना दूर है, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, तो उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसको रेफरेंस ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, आर्बिट्रेरीली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिवर्सिबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कि भाई आपको हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लेना था। अब ऐसे ही कोई चाय पीते पीते साइंटिस्टों की बातें भी क्या करें, किसको रेफरेंस ले, तो चलो उन्होंने बोला चलो ठीक है हाइड्रोजन को ले लेते हैं। मतलब कोई नियम नहीं है, आर्बिट्रेरली मतलब स्वेच्छा से हमने क्या कर लिया, मान लिया, सबकी सहमति होगी हाँ भाई इसको हमने फाइनल मान लिया कि भाई ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, इसको स्टार्टिंग में रेफरेंस मान लिया तो फिर यही मान लिया हमने। आर्बिट्रेरली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिवर्सिबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज जीरो। मतलब स्वेच्छा से जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब ने अपनी सहमति देकर इसको स्टैंडर्ड, इसको रेफरेंस मान लिया प्राइमरी प्लेटिनम। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए ध्यान ये रखना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में फर्क है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आप केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हो तो वहां पर आपने कंसंट्रेशन की कोई बाउंडेशन नहीं रखी है। लेकिन जब मैंने कह दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तब मैंने वहां बाउंडेशन लगा दी। क्या बाउंडेशन लगा दी, ये रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी प्लेटिनम है। अब आप कॉमा भी लगा सकते हो, सिंगल लाइन भी लगा सकते हो। हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, H प्लस है, एक एक्टिविटी 1 है। तो ये जब कंडीशन है कि एक एटमॉस्फेयर और एक एक्टिविटी, तब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अगर ये मैंने एक की जगह कुछ और कर दिया तो फिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है, लेकिन नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 नहीं है। बात समझ आ रही है। आर्बिट्रेरली द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिवर्सिबल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0। मतलब हमने एक तो इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, दूसरा हमने इसका पोटेंशियल कितना मान लिया, 0। आगे दे रखा है शी कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये तो मैंने क्या, कैन बी यूज्ड का मतलब क्या है, यूज कर ही लिया हमने, मान ही लिया कि ये क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। और सबसे पहला रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, सबसे मुख्य है, मतलब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। देखिए एक्चुअल में रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, रेफरेंस का मतलब जिससे हम दूसरे का इलेक्ट्रोड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिससे दूसरे का पोटेंशियल निकाला जाता है उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। और प्राइमरी का मतलब सबसे पहला जिससे सारे निकले उसको कहते हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और भी हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एक ही है, शी। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद शी कैन बी यूज्ड टू मेजर पीएच। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आप देखेंगे शीट देखेंगे, पुराने आरपीसी क्वेश्चन देखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पीएच मेजरमेंट में काम में आता है, कौन सा इलेक्ट्रोड है जो पीएच मेजरमेंट में काम में नहीं आता। तो आप ध्यान रखना कि जिस इलेक्ट्रोड में H+ दिख जाए आपको, जिस इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में H+ दिख जाए
वो पीएच मेजरमेंट में काम आएगा, और जिस इलेक्ट्रोड में पीएच आपको H+ ना दिखे वो पीएच मेजरमेंट में काम नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो इसमें आपको जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें H+ दिखाई देता है आपको, मतलब पीएच मेजरमेंट में काम आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पीएच का फॉर्मूला भी निकाल लिया। शी इज अ गैस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है गैस इलेक्ट्रोड है, ये मैं आप पढ़ा चुका हूं आपको। आगे क्या दे रहा है, इट इज अज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल ब्रैकेट में स्टैंडर्ड ऑफ शी इज जीरो। भाई आपके जो शी का पोटेंशियल है वो हमने जीरो मान लिया है, ऐसा नहीं है कि वो जीरो क्यों है कैसे है, हमने मान लिया। समझ में आई बात? एक का मान लिया, उससे बाकी निकाल लिया है। उससे ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन या कोई लॉजिक नहीं है कि इसका जीरो क्यों माना, कोई अड़ जाए भाई क्यों माना, कुछ किसी को तो जीरो मानना था तो इसको मान लिया। अब मान लिया तो फिर एक बार मान लिया तो फिर सब वही चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब इसकी जो जीरो वैल्यू है वो कैसे आई है, हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू जीरो माननी है, उसके बेस पे बाकी निकालेंगे। तो ऐसा कोई लॉजिक या कोई रीजन नहीं है कि इसका जीरो क्यों आया। इसका सिंपल सा ये कि आर्बिट्रेरली या हमने अज्यूम कर लिया। क्या कर लिया? अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, पहला पॉइंट, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विथ द रेस्पेक्ट टू शी पॉजिटिव साइन इज असाइंड। देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि जो शी लिया है हमने, शी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो लिया है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब अब उसके बेस पे डिसाइड होगा कि साइन क्या आएगा इलेक्ट्रोड पे। तो यहां पर हमने क्या देखा, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि अकेला इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं कर सकता और इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो करेगा या ऑक्सीडेशन शो करेगा वो भी फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि सामने कौन सा इलेक्ट्रोड है, मतलब सेल जब बन रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है। तो अब जब हम केवल सिंगल इलेक्ट्रोड की जब पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि जब सेल बनाएंगे तो किसी भी दो इलेक्ट्रोड से सेल बन सकता है, तो वहां पर डिपेंड करेगा कि वही कौन सा इलेक्ट्रोड है। लेकिन जब हमको इंडिविजुअली असाइन करना है साइन इलेक्ट्रोड का कि भाई इसका पोटेंशियल क्या है, एक स्टैंडर्ड हमको लेना है, तो वहां पर हमने स्टैंडर्ड लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन के रेफरेंस में अगर ये रिडक्शन शो कर रहा है तो इसके पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कहेंगे। इफ रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू शी पॉजिटिव साइन इज असाइंड। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में ये रिडक्शन शो कर रहा है तो पॉजिटिव साइन इसको असाइन करेंगे। इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड विद रेस्पेक्ट टू शी नेगेटिव साइन इज असाइंड। तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये रिडक्शन शो कर रहा है या ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, उसके बेस पे इसका साइन का जो हमने साइन असाइन किया है, रिडक्शन कर रहा है तो प्लस, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो माइनस। अब आगे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमने सेल बनाया तो सेल में हमने क्या देखा, जिंक 2+ H+ H2Pt। अब देखिए ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से, क्या हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन। और मैंने आपको बताया था अलोन, एनोड लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एनोड जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड पे और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइन आएगा इसका नेगेटिव आएगा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, इसका जो इलेक्ट्रोड का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड पर और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमने क्या कहा, ऑक्सीडेशन के लिए साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन असाइन है, पॉजिटिव, पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव। फिर हमने दूसरा सेल देखा, दूसरे सेल में देखा कि सेल जब हम बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एनोड को लेफ्ट में लिख रहे हैं और कैथोड को राइट में लिख रहे हैं, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो लेफ्ट में लिख रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लेफ्ट में लिखा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमने कहा नेगेटिव साइन है। अब जब हमने दूसरा सेल लिखा तो हमने इस टाइप से लिखा, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोजन के साथ सेल बना रहे हैं तो वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाल के दे रखा है, हेयर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर टेकन। तो ये जो हमने साइन असाइन करे हाइड्रोजन के रेफरेंस में कि भाई रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो हमने साइन की अभी बात करी वो कौन से साइन है, रिडक्शन साइन है, रिडक्शन पोटेंशियल के साइन है। अगर एग्जाम में गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो चीज हम रट रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपने एक कंडीशन में पढ़ी है, अगर वो कंडीशन हटा दें या कंडीशन चेंज कर दें तो चीज चेंज हो जाएगी। तो ये अब चेंज होने वाली भाई सारी चीज थोड़ा ना लिखेंगे भाई ये होगा तो ये होगा, सारी चीजें नहीं होती, कंडीशन मेंशन कर दी। अब आपको ध्यान ये रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिमाग में रखना है। अगर उसने रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर दिया, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके सेल दे रखा है उसका ईएमएफ कैसे निकालें। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता।
केवल प्लस माइनस करना है। कैसे? देखिए क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, और सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन वोल्ट्स। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखा जो कि हमने हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाला है, तो जब आप दो इलेक्ट्रोड को मिला के सेल बनाते हो तो उन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है एक्चुअल में उसको हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। वापस से पढ़ देता हूं, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode potential of the two electrodes and it is represented in volts। तो दो इलेक्ट्रोड जिससे मिलके सेल बना है उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कह रहे हैं? सेल पोटेंशियल। अब इसका फॉर्मूला क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। और आप क्या कह सकते हो? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी पूछा जा चुका है। अब देखिए होता क्या है कि हमने ये फॉर्मूला याद कर लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आया और हमने देखा कि ये फॉर्मूला है, हमने टिक कर दिया और हमारा आंसर गलत हो गया। फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया, हमने तो ये पढ़ा था, आंसर गलत कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है? नोट डाल के दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स इज टेकन। ये फॉर्मूले तब सही है जब आपके पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड का वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। कब? जब दोनों का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर वो क्या करे, किसी एक का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए लेफ्ट का जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। समझ आ रही बात? और अगर दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा तो ई लेफ्ट माइनस ई राइट हो जाएगा। ऐसे ही आपके ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड है। कब? जब रिडक्शन है। अगर दोनों ऑक्सीडेशन कर दिए तो एनोड माइनस कैथोड हो जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा? कैथोड प्लस एनोड हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्मूले आप याद कर रहे हो, राइट माइनस लेफ्ट और कैथोड माइनस एनोड, ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट डाल के इसलिए लिखा हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। आगे क्या दे रखा है? ये भी नोट डाल के दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 1.1 वोल्ट। अब डेनियल सेल मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। ये आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अब क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट है तो वैल्यू वो चेंज करेगा नहीं, मन से कोई वैल्यू देगा नहीं, हाँ दूसरे कोई सेल दे सकता बना के। अब ये कैसे निकालें? जिंक का इसने पोटेंशियल दे रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड का माइनस में 0.76 वोल्ट, कॉपर का दे रखा है प्लस में 0.30 वोल्ट। अब देखिए ये जो प्लस माइनस है ये हाइड्रोजन के रेफरेंस में आए, किसके रेफरेंस में है? हाइड्रोजन के रेफरेंस में। अब ये जिंक का माइनस आया, इसका मतलब हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, इसका प्लस में आया मतलब हाइड्रोजन के रेफरेंस में ये रिडक्शन शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो जब आप इन दोनों को मिला के सेल बनाओगे तो ये आपके रिडक्शन शो करेगा और ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं ई नॉट सेल की। तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब जब आप डेनियल सेल बनाते हो तो डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता रखा है। तो अलोन एनोड लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे जिंक आप लिखते हो, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट कौन है? कॉपर, ये प्लस में आ जाएगा। लेफ्ट कौन है? जिंक, माइनस में लिखना है तो माइनस आ गया और फिर ब्रैकेट में माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गए। तो ये हो गया 0.34 प्लस 0.76 इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डेनियल सेल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन पूछ रखा है और काफी सारी चीजें पूछ रखी है, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद है तो फिर कोई सा भी सेल देगा तो आप आंसर निकाल लोगे। एक मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया सॉल्व करके कि कैसे करना है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और ये भी मैंने आपको नोट डाल के थोड़ा सा जोर डाल के बता दिया कि पोटेंशियल रिडक्शन होना चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपका, अब आप देखो प्लस माइनस तो करना था, अब इससे तो सिंपल क्या ही पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। नोट डाल के क्या दे रखा है? अब आप सोचेंगे कितने नोट आगे, नोट पे नोट, नोट पे नोट, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाल के क्या दे रखा है? सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेल का जो पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, जो अमाउंट पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सेल पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट में लिखा है नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेल जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अभी आपने नर्स्ट इक्वेशन देखी थी, उसमें आपने फॉर्मूले में n लिखा था। क्या लिखा था? n लिखा था। तो होता क्या है कि जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो अगर आप रिएक्शन लिखने का तरीका बदल दोगे
या उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो n पे डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स रहता है। लेकिन जो डेल जी है वो डिपेंड करता है n पे। तो हमने क्या कहा, सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डेल जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब n पे डिपेंड करेगा। वापस से नोट डाल के दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर डेनियल सेल। अब ये एक एग्जाम्पल है, दूसरा किसी के लिए भी पूछ सकता है। तो देखिए जैसे आपके ई नोट सेल आप निकाल सकते हो किसी भी सेल के लिए, तो जब आप ई नोट सेल निकाल सकते हो तो डेल जी नोट भी निकाल सकते हो। कैसे, डेल जी नोट और ई नोट में कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, आज की क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डेल जी नोट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट। अगर आपको किसी सेल का ई नोट पता है तो एन और एफ तो आपको पता ही हो जाएगा रिएक्शन के लिए। तो आपने क्या करा, डेनियल सेल की बात करी तो डेनियल सेल के लिए माइनस एन एफ ई नोट निकालना है, तो कैसे निकाला, माइनस, अब डेनियल सेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 2, अब ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 2 हो गया। एफ को मैंने राउंड ऑफ में ले लिया 96500, एफ क्या होता है, फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इनटू अभी ई नोट निकाला 1.1, ये ले लिया, सॉल्व करा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 212.27 किलोजूल पर मोल, राउंड ऑफ में निकालिए। ये आरपीसी ने एग्जाम में पूछ रखा है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो होता क्या है जब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने डेल जी और ई नॉट में रिलेशन पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया, ई नॉट निकालना सीख लिया, बिल्कुल सिखा लिया। अब आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अब होता क्या है कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है और इसको ऐसे सॉल्व कर रखा है। अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो पहली बार क्वेश्चन जब आता तो हो सकता है क्लिक करने में आपको दिक्कत होती, लेकिन जब पहले से ही क्वेश्चन आ रखा है और आपने पढ़ रखा है, अब अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको करना ही करना है। एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोली थी, वापस से बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज आपने पढ़ ली है, चाहे थ्योरी हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे कोई एमसीक्यू हो जो मैंने आपको बता रखा है, या शीट में आपको दे रखा है, या थ्योरी में जो नोट्स में दे रखा है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है टेस्ट में, जैसे मान लो मैं टेस्ट दे रहा हूँ या कोई सा भी आप टेस्ट दे रहे हो या मेन एग्जाम की बात है, अगर उसमें से एज इट इज कोई क्वेश्चन आता है और आप वो गलत कर रहे हो तो आप किसी भी हालत में सिलेक्ट नहीं हो सकते। सिलेक्ट आपके होने के चांस तभी हैं जब आपकी तैयारी इतनी हो कि भाई जो मैंने पढ़ रखा है वो तो मेरा गलत होगा ही नहीं। हाँ, नया कुछ कोई क्वेश्चन आ गया जो मेरा थ्योरी में पढ़ा हुआ नहीं है या लैंग्वेज थोड़ी चेंज आ गई, वो गलत हो गया तो 100 गुण माफ है। लेकिन जो एज इट इज मैंने चीज पढ़ रखी है, अगर वही चीज वापस आ रही है एग्जाम में या टेस्ट में आ रही है, किसी में भी आ रही है, वो मेरी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपने तैयारी कर ली तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, चाहे पोस्ट कितनी हो। लेकिन अगर आप मान लो कि जो पढ़ी हुई चीज है वही गलत कर रहे हो तो फिर कितनी ज्यादा पोस्ट हो, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये मैंने आपको करवा दिया है। एक वीडियो और आपके, उसमें आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।